नाम जो प्रोग्राम में आप रखते हैं। तो आप खुद बताइए कि जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें किस किस चीज का नाम आपको रखना पड़ता है। आप अपना मन से सेलेक्ट करते हैं या अपना मन से रखते हैं। जैसे 2 नंबर का सम निकालना होगा, है ना। अब इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज है जो आपके द्वारा अपना मन से लिखने वाला नाम है, बताइए आप। राहुल राज बताइए। 2 नंबर को इनपुट कराना है और उसका सम निकालना है। बताइए उसमें कौन कौन सा चीज है जो यूजर डिफाइंड है, बताइए। स्कैनअप यूजर डिफाइंड है। स्कैनअप आप अपना, है ना, मर्जी से नाम रखते हैं। तो अपना मर्जी को क्या रखते हैं उसमें। हाँ, वेरिएबल, वेरिएबल का नाम ही सिर्फ आप अपना मन से रख सकते हैं। न वॉइड मेन लिखते हैं, न वॉइड को अपना मन से चेंज कर सकते हैं, न मेन को चेंज कर सकते हैं, न हैश इंक्लूड को चेंज कर सकते हैं, न स्टूडियो डॉट एच को चेंज कर सकते हैं, न प्रिंटफ को चेंज कर सकते हैं, न स्कैनर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इंटीजर ए बी सी की जगह आप MNP भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर N1 N2 N3 भी लिख सकते हैं। ये सब चीजें, है ना, जो इंटीजर के साथ वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं वो अपना मन से लिख सकते हैं, है ना। इसी को बोला गया आइडेंटिफायर। ठीक है। ठीक, इसके अलावा अगर हम ये बोले कि ठीक है 2 नंबर का सम निकालना है, फंक्शन के थ्रू बनाना है ना। आप बताइए इसमें क्या क्या चीज अपना मन से नाम लिख सकते हैं। अगर हम फंक्शन के थ्रू 2 नंबर का सम निकालना चाहे तो बताइए। इसमें देखिए इंटीजर ABC जो वेरिएबल ले रहे हैं वो अपना मन से लिखेंगे, और फंक्शन का जो नाम लिखेंगे, सम लिखेंगे या सम्बल लिखेंगे या क्या लिखेंगे, वो भी आपको अपना मन से लिखना होगा। तो फंक्शन का नाम भी हो गया क्या, आइडेंटिफायर। फिर अगर हम बोले कि एक एरे बनाइए 10 का और उसमें 10 नंबर को इनपुट करा के सब निकालिए, तो जो एरे का नाम लिखेंगे ना वो भी आप अपना मन से लिखेंगे, जो मन में आता है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक, तो वो हो गया आइडेंटिफायर। फिर हम बोलेंगे कि पॉइंटर, है ना, के द्वारा बनाइए, तो जो पॉइंटर का नाम लिखेंगे वो हो गया आइडेंटिफायर। फिर हम बोलेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू कुछ कुछ बनाइए, तो स्ट्रक्चर का जो नाम लिखेंगे वो हो गया आइडेंटिफायर, है ना। तो इसी तरह से किसी भी चीज का जो नाम आप लिखते हैं ना उसी को बोला जाता है आइडेंटिफायर। अब समझे। ठीक, तो ये जो नाम लिखते हैं जो आइडेंटिफायर कहलाता है। लेकिन आइडेंटिफायर का जो नाम होता है वो जो 4 या 5 गो रूल जो बताए हैं आपको उसके अनुसार से लिखेंगे, तभी वो वैलिड नाम कहलाएगा, नहीं तो वो नाम इनवैलिड हो जाएगा, है ना। जिसमें केस हम बताए थे, अल्फाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, डिजिट हो सकता है ना, कीवर्ड्स नहीं हो सकता है, ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता है। तो ये इस तरह से बहुत सारे जो नियम बताए ना वो नियम को इसमें जरूर इस्तेमाल करेंगे, तब वो नाम सही रहेगा, कंप्यूटर की नजर में वैलिड रहेगा, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने आइडेंटिफायर पढ़ा। आइडेंटिफायर के बाद आता है लिटरल्स, है ना। जब लिटरल की बात करते हैं तो लिटरल का मतलब हो जाता है क्या, कांस्टेंट, है ना। ये चीज भी सी में पढ़े थे। ठीक, तो कांस्टेंट किसे कहते हैं, कौन बताएंगे, निखिल राज आप ही बताइए। इतना इतना एक तो स्टूडेंट है, और अभी क्लास कितना कर रहा है, तो मात्र 4 इधर, 1 2 3 4 4 8 4 12 लड़का लोग सिर्फ ऑनलाइन क्लास कर रहा है, बाकी किसी का आता पता नहीं है। 12 लड़का भी नहीं होगा। बताइए ये लोग क्या पढ़ाई लिखाई करेंगे, हमको तो समझ में, खाली डिग्री लेने के लिए लोग लगता है ना कि हैं, अदरवाइज नहीं, है ना। बाकी लोग क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए वो मैसेज करके भेजें, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो उसी को कांस्टेंट बोलते हैं, है ना।
एक और है राधे कुमार, ये राजा कुमार है, कौन है? अच्छा खैर जब भी हो, कांस्टेंट के बारे में या लिटरल के बारे में हम बताए थे, पहले ही बताए थे। क्या बताए थे? कुछ याद है? जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो, ये तो हो गया किताबी भाषा, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं बताए थे, हम ऐसा बताए थे कि जो डाटा होता है, जो वैल्यू होता है, जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है, वही कांस्टेंट होता है, ऐसा बताया था, है ना। ठीक, लेकिन किताबी भाषा में इसको ऐसे बोला जाता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो, मतलब जो एक फिक्स डाटा हो, जो एक फिक्स अमाउंट हो, जो एक फिक्स चीज हो, है ना, उसी को बोला जाता है, ठीक है, कांस्टेंट। सही बात है ना। लेकिन जब हम इसका मतलब समझेंगे तो वहां पर हमको ये जानना होगा कि कांस्टेंट वो डाटा है, या कहिए कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसको कि कंप्यूटर प्रोसेस करता है ना। जैसे a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू a प्लस b लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर तो लिखा जा रहा है कि a और b को जोड़ो, तो कंप्यूटर a और b को नहीं जोड़ेगा, बल्कि कंप्यूटर a में रखा हुआ डाटा 5, b में रखा हुआ डाटा 6, ये दोनों को जोड़ेगा, है ना। तो प्रोसेस किसका हो रहा है? ए बी का नहीं हो रहा है, बल्कि प्रोसेस किसका हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है डाटा का, 5, 6 का। जस्ट उसी तरह से जैसे सब्जी बनाना है, सब्जी बनाने में डिफरेंट डिफरेंट मसाला डालना है, तो आपको ये डब्बा में मिर्ची पाउडर है, डब्बा में हल्दी पाउडर है ना। तो हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, डब्बा का प्रोसेसिंग नहीं करना, वो डब्बा आपको बर्तन में नहीं डालना है, मतलब कि कढ़ाई में नहीं डालना है, बल्कि उस डब्बा के अंदर जो मिर्ची का पाउडर है वही डाटा है, उसको डालना है। इस डब्बे में हल्दी पाउडर है, इस पाउडर को डाल रहे हैं, तो प्रोसेसिंग डब्बे का नहीं हो रहा है, बल्कि प्रोसेसिंग डब्बे के अंदर के रखे हुए मसाले का हो रहा है। तो इसी तरह से ये सब डब्बा है और कुछ नहीं, मसाला ये है और ये है, इसलिए a प्लस b करेंगे तो इसका मतलब होगा 5 प्लस 6, मतलब कि डाटा 5 और 6 उसका प्रोसेसिंग हो रहा है ना। तो ये हो गया डाटा, यही हो गया कांस्टेंट, यही हो गया लिटरल। क्लियर? ठीक। तो अब बताइए कि कांस्टेंट कितने प्रकार का होता है? सी में पढ़े थे, फिर से याद दिला रहे हैं कि हम सी ही पढ़ रहे हैं, ठीक, क्योंकि आधा सी ही है सी प्लस प्लस में, बाकी आधा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो सी प्लस प्लस का अपना कंटेंट है ना। तो हम लोग अभी वही आधा पढ़ रहे हैं जो सी वाला पार्ट है, तो उसी में सी में कांस्टेंट भी लिखवाए थे और कांस्टेंट के टाइप भी लिखवाए थे। तो कांस्टेंट के टाइप में क्या लिखवाए थे? कितने प्रकार के कांस्टेंट होते हैं? कोई बताइए। 2 प्रकार। 2 प्रकार के। ठीक, कौन कौन प्रकार के? न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक, ठीक है, वेरी गुड। अंशु कुमार लगता है कुछ कुछ पढ़ते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक किसे कहेंगे? प्रियंका आप बताइए, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक किसे कहेंगे? दोनों में क्या अंतर है? बोलिए। सिर्फ माइक को ऑन कर करके चुपचाप बैठ गए हैं। प्रियंका, कॉपी पर पलट करके देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या? मुस्कान आप बताइए, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक किसे कहते हैं? मुस्कान सुन रहे हैं? यस सर। तो सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए। सर नहीं पता। नहीं पता, कितना अच्छा जवाब है। कनकलता आप बताइए। कनकलता आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? सर हम लोग का ये सब हो चुका था, आज हम लोग को टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड स्टार्ट करना था। ये सब हो चुका था फिर भी कोई नहीं बता रहे हैं। हद हो गया, हद हो गया।
अच्छा हो कि याद दिला दिए, नहीं तो हम अभी पीछे ही रहते हैं। हम सोच रहे थे कि ऐसा बताया है ना, पढ़ाया ही नहीं है, इसलिए तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ पता चल रहा है कि सब लास्ट क्लास में हुआ है, अब फिर भी सब मुंह बना के बैठा हुआ है। पता नहीं क्या होगा, हमको तो सब मेरा ही सब लगता है कि नाक कटवा के रख देंगे सब। कहीं भी जाइएगा है ना, बोले कि क्या पढ़ रहे हैं, C++ पढ़ रहे हैं, अच्छा ठीक है। कौन पढ़ा रहे हैं, तो पंकज सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये भी सही बात है, बहुत अच्छी बात है। बताओ कांस्टेंट क्या होता है, बताओ कितने प्रकार का होता है, क्वेश्चन नहीं जवाब दीजिएगा तो मेरा समाज में क्या इज्जत रहेगा, है ना। लोग इधर उधर के दूसरे दूसरे कॉलेज के लोग आते हैं, हमसे पढ़ाने के लिए आते हैं कि सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, सर इतना बढ़िया समझाते हैं। अब पता चल रहा है कि हमारा अपना कॉलेज के बच्चा एक भी जवाब नहीं दे रहा। बताइए क्या होगा मेरा। कम से कम अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए, टीचर के लिए तो पढ़िए। अपना इज्जत का ख्याल नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा इज्जत का तो ख्याल रखिए। हम लोग ऑपरेटर में थे ना, ऑपरेटर में अशोक कुमार आप ही बताइए, ऑपरेटर में क्या कुछ पढ़े थे, क्या स्टार्ट करना था। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ रहे थे सर, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन हो गया था, अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड से स्टार्ट करना था। ओ अच्छा, अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड्स से स्टार्ट करना था। तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड्स मतलब कितने डाटा पर कोई ऑपरेटर काम करता है ना। जब कोई ऑपरेटर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है तो वो कितना वैल्यू इस्तेमाल करता है, कितना डाटा इस्तेमाल करता है, कितना ऑपरेंड इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसके अनुसार से ऑपरेटर को 3 वर्गों में रखा गया है ना। जिसमें पहला याद कीजिए यूनिरी ऑपरेटर कहा थे, दूसरा फिर याद कीजिए बाइनरी ऑपरेटर कहा थे, तीसरा और याद कीजिए टर्नरी कहा थे, है ना। ठीक, तो अब यूनिरी में आते हैं। यूनिरी वैसा ऑपरेटर को बोला जाता है, ठीक है, जो प्रोसेसिंग के लिए केवल एक ऑपरेंड का इस्तेमाल करता है, मतलब अपने यूज में सिर्फ एक ही ऑपरेंड को ला सकता है ना। तो उस ऑपरेटर को बोला जाता है यूनिरी, है ना। ठीक, तब इसमें से बताएंगे कितने सारे ऑपरेटर जो हम लोग पढ़े उसमें कौन कौन से ऑपरेटर यूनिरी के अंतर्गत आएंगे। कुछ अगर सी वाला भी याद होगा तो बता दीजिए, बताइए कौन कौन सा ऑपरेटर यूनिरी में आएगा जिसमें कि एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल किया जाता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मैं बोल रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, एकदम सही बोल रहे हैं। पहला तो यही हो गया इंक्रीमेंट, दूसरा हो गया डिक्रीमेंट। नेक्स्ट 6 ऑपरेटर है यूनिरी जो सी में पढ़ाए थे, अभी मात्र 2 हुआ है, 4 बाकी है, ठीक है। और बताइए। नॉट इक्वल टू सर। नॉट इक्वल टू नहीं होता है, नॉट इक्वल टू बाइनरी में आता है, नॉट इक्वल टू, इसलिए गलत है। नेक्स्ट बताइए। प्लस माइनस। प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। और बताइए, 4 ही बचा हुआ है। राजा कुमार आप बताइए। सर हम क्लास नहीं किए हैं। ये तो जिनसे पूछे तो बोलते हैं कि क्लासे नहीं करते, क्लासे नहीं आते। नहीं सर, स्टार्टअप किए, फर्स्ट ईयर में सर नहीं थे ना एक्चुअल में, इसीलिए। ओ अच्छा, इसीलिए। अरे यस यहाँ सर। फर्स्ट ईयर में जो क्लास किया है वो भी कहाँ कुछ बता रहा है। आप तो वाले फर्स्ट ईयर में क्लास नहीं किए, बाकी सब लोग फर्स्ट ईयर में क्लास किया है, फिर भी कोई नहीं बता रहा है। बताइए। निखिल राज, एडमिशन और राहुल राज। सब्ट्रैक्शन। नहीं ये निखिल राज बताएंगे, निखिल राज राहुल राज दोनों मिलके बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर सही है। नेक्स्ट बिटवाइज और ऑपरेटर। बीट वाइज और ऑपरेटर गलत है, जो मन में आता है वही बोल देते हैं। राहुल राज जवाब बताएंगे। सर प्लस और माइनस होगा ना। हाँ, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस को तो बाद में देखेंगे, इसके अलावा भी कुछ है। राहुल राज, राहुल राज आप सुन रहे हैं? जो स्टूडेंट सुन नहीं रहे हम उसको रिमूव कर देंगे, तो बताइए आप। अरे एक नॉट ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर,
है ना, ये भी एक ही पर काम करता है। बाकी जो बच गया दो वो प्लस और माइनस यूनिटी बाइनरी दोनों में इस्तेमाल होता है, समझ गया ना। जब निगेटिव पॉजिटिव नंबर को शो करना होता है तो ये यूनिटी की तरह काम करता है, और जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है तो फिर ये बाइनरी की तरह काम करता है ना। ठीक, तो इतने ऑपरेटर तो हो गए यूनिटी, और इतने ऑपरेटर छोड़ करके बाकी जितने भी बच जाते हैं वो सब होते हैं बाइनरी। क्लियर, मतलब बाइनरी वो ऑपरेटर होते हैं जो, ठीक है, दो ऑपरेंड दो वैल्यू पर काम करते हैं, समझ गया ना। ठीक है, जैसे प्लस माइनस भी ये होगा बाइनरी में भी आ जाएगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों पे काम करता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको बहुत सब आ गया, जैसे जो भी हो, लॉजिकल ऑपरेटर हो, रिलेशनल ऑपरेटर हो, है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हो, है ना, ये सब को छोड़ करके बीट, ये सब इसको छोड़ के बीट वाइज का सारा ऑपरेटर हो, ये सब के सब बाइनरी ऑपरेटर कहलाएंगे। तीसरा में आते हैं टर्नरी ऑपरेटर में। टर्नरी ऑपरेटर की पढ़ाई थी टर्नरी ऑपरेटर में ये वाला पढ़ाए थे, क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन का साइन, है ना। ये क्या है, कुमुद। आप बताइए, कुमुद छोड़ के भाग गए क्या क्लास? इसके पहले वाला क्लास में तो हमको लगता है कुमुद थे। अभी भी हैं सर। अभी भी है तो दिखाई का नहीं रहे, वो ऊपर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक, आप कुछ बोल नहीं रहे इसलिए लग रहा है कि छोड़ के भाग गए क्या? अभी अभी ज्वाइन हुए हैं सर। अच्छा ठीक, तो कुमुद आप ही बताएंगे। ठीक, ये टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, कैसे करता है काम? ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोला जाता है? सर एक कंडीशन चेक करता है, ट्रू फॉल्स का। हाँ, लेकिन इसको टर्नरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है। हाँ देखिए, इसमें 1 2 3 ऑपरेंड चाहिए, है ना। एक चाहिए कंडीशन, दूसरा चाहिए ट्रू, और तीसरा चाहिए फॉल्स वैल्यू, है ना। तो इसके अनुसार से काम करेगा। ये अगर सही है तो ये करेगा, और गलत है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसके 3 पार्ट होते हैं, और तीनों में कुछ न कुछ स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, है ना। तो ये कंडीशन वाला पार्ट के अनुसार से ये चाहिए एग्जीक्यूट होता है। जैसे अगर हम a = 5 लिखे, b = 6 लिखे, और c = अगर हम ऐसे लिख रहे हैं a is greater than b, फिर ऐसे a अदरवाइज, है ना, b अगर ऐसे लिखेंगे, है ना, तो ये हो गया। अगर सही हो तो ये वाला काम करो, ये इसमें जाएगा, और ये अगर गलत है तो फिर ये वाला है। तो ये वाला हो गया ट्रू के लिए, ये हो गया फॉल्स के लिए। अब खुद इस कंप्यूटर या कई कंप्यूटर के अनुसार खुद चेक करके बताएंगे कि क्या ये कंडीशन सही है। ये कंडीशन सही नहीं है, गलत है, क्योंकि a 5 है, 5 is greater than 6 नहीं होता, तो फॉल्स है, तो फॉल्स वाला है। b का वैल्यू इसमें स्टोर होगा, यानी c का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा ट्रू, तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, a का वैल्यू हो जाएगा 5, समझ गए ना। तो इसमें देख रहे हैं 1 2 3, ठीक है, इसमें 3 ऑपरेंड चाहिए, इसलिए इसको बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर, ठीक। अब टर्नरी ऑपरेटर की जब बात हो जाती है तो यहीं पर आपका ऑपरेटर भी कंप्लीट हो जाता है। जब ऑपरेटर कंप्लीट हो गया तो फिर आता है 5वां पंक्चुएटर, और पंक्चुएटर में हम लोग इसको पढ़ते हैं कॉमा, सेमीकोलन, ठीक है। इसके अलावा कुछ ब्रैकेट्स हैं, जैसे ये वाला ब्रैकेट हो गया, ऐसे और ऐसे, ये सब के सब आ जाते हैं पंक्चुएटर में ही, है ना। ठीक, सी में हम लोग ने कितना पंक्चुएटर पढ़े थे, लेकिन C++ में इतना इसको भी पंक्चुएटर में ही डाल दिया गया कि इसको उसी में रखें। तो आप लोग को भी इस तरह से पंक्चुएटर में इतना पढ़ना होगा। जब हम लोग ऑपरेटर कंप्लीट पढ़ लेते हैं, है ना, और पंक्चुएटर भी पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग वर्ड बनाना सीख गए। मतलब
हम लोग टोकन सीख गए, मतलब टोकन का जितना 5 प्रकार था वो सब कंप्लीट हो गया। जब टोकन कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये टोकन आपस में मिलके, ये वर्ड आपस में मिलके फिर क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। और जब सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस में, सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ते हैं जैसे सी में पढ़े थे कि स्टेटमेंट 4 प्रकार का होता है ना। कौन कौन होता था, माही याद बताइए। सी में स्टेटमेंट 4 प्रकार का लिखवाए थे, कौन कौन होता था माही? सर याद नहीं है, याद नहीं है सर। याद नहीं है, अच्छा ठीक, माही को याद है ही नहीं है। राघव आपको याद है? क्या सर? स्टेटमेंट स्टेटमेंट 4 प्रकार का सी में लिखवाए थे, कौन कौन था? याद नहीं नहीं याद है है? सर। मुकेश आप बताइए। मुकेश सुन रहे हैं मेरी बात? सर अगर नहीं मुकेश सुन कौन रहे है? तो रिमूव करेंगे। मुकेश नहीं सुन रहे, इसका मतलब मोबाइल रख के भाग गए हैं, अब हम इनको रिमूव करते हैं। मुकेश कौन है सर? अच्छा लास्ट में कुमुद आप ही बताइए। पहला टाइप डिक्लेरेशन, दूसरा अरिथमेटिक, तीसरा इनपुट आउटपुट और चौथा टाइप कंट्रोल। डिक्लेरेशन, दूसरा ऑटोमेटिक, तीसरा इनपुट आउटपुट और चौथा कंट्रोल। ये 4 प्रकार का स्टेटमेंट हम लोग सी में पढ़े थे, है ना। ठीक है कि जितने भी सेंटेंस होंगे वो 4 प्रकार के होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ C++ में उस अनुसार से नहीं पढ़ते हैं, है ना, बल्कि जब भी स्टेटमेंट शुरू होता है तो सबसे पहले C++ में हम लोग पढ़ते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, क्योंकि टाइप डिक्लेरेशन ये सारी चीजें, है ना, सी में पढ़ा जाता है उस हिसाब से। इसमें हम लोग डायरेक्ट आएंगे पहले इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में। अब इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में, ठीक है, हम लोग सी में इस्तेमाल किए थे बहुत सारा इनपुट आउटपुट इस्तेमाल किए थे ना। इनपुट आउटपुट में भी हम लोग 2 प्रकार के देखे थे, एक होता था अनफॉर्मेटेड, एक होता था फॉर्मेटेड। ये सब हालांकि आप लोग को याद नहीं होगा, हम पूछेंगे तो झूठ मूठ के आप लोग समझिए, बर्बाद कीजिएगा, है ना। तो फॉर्मेटेड हो गया, अनफॉर्मेटेड हो गया। अनफॉर्मेटेड में हम लोग पढ़े थे गेट ch, गेट che, गेट कैर, पुट कैर, गेट s, पुट s, इस तरह से 6 प्रकार का फंक्शन पढ़े थे। इसी तरह से फिर हम लोग फॉर्मेटेड में आते थे तो वहां पर स्कैनर प्रिंटफ पढ़े थे और इतना प्रकार के इनपुट आउटपुट पढ़े थे। यहाँ पर उसमें कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इनपुट आउटपुट का काम होगा वो फंक्शन के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि C++ में हर ऑपरेशन के लिए क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब का कंसेप्ट दिया गया है ना। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में इनपुट करने के लिए Cin ऑब्जेक्ट बनाया गया है। यहाँ पर सब काम ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है, इनपुटिंग भी ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है, तो उसके लिए रेडीमेड ऑब्जेक्ट बनाया गया है Cin। ये हो गया इनपुट करने के लिए, और Cout ये हो गया आउटपुट के लिए, है ना। ये हो गया आपका इनपुट के लिए और ये हो गया आपका आउटपुट के लिए ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक। तो सी का मतलब होता है कंसोल और इनपुट, इन का मतलब होता है इनपुट। ये हो गया कंसोल इनपुट, सी कंसोल और आउटपुट। ये कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट के लिए, मतलब कि कीबोर्ड से इनपुट कराने के लिए ये, है ना, और मॉनिटर पर प्रिंट कराने के लिए ये। क्लियर? ठीक। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। समझ गया ना? थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ। पहले हम लोग स्कैनर प्रिंटफ करते थे, तो स्कैनर प्रिंटफ ये फंक्शन होता था, है ना। यहाँ पर इनपुट आउटपुट फंक्शन के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है C++, इसलिए C++ में सी वाला ये वाला पार्ट, ठीक है, ज्यों का त्यों रखा गया। लेकिन C++ वाले पार्ट में इनपुट आउटपुट करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट बनाए गए, जिसमें Cin ऑब्जेक्ट हो गया इनपुट कराने के लिए और Cout ऑब्जेक्ट हो गया
है ना, प्रिंट कराने के लिए। ठीक ठीक। तो इनपुट कैसे कराएंगे? तो इनपुट कराने का तरीका ऐसे होता है, सी इन, और उसके बाद ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको बोला जाता है, ये तो है डबल ग्रेटर देन का साइन, दो को ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तो, लेकिन ये भी एक ऑपरेटर ही कहलाता है सी इन के साथ, और इसको बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो कीबोर्ड से, ठीक है, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा और वेरिएबल में रखेगा ऐसे ऐसे। मतलब ए और बी में आप इनपुट करा रहे हैं, कीबोर्ड से ले रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एक वैल्यू ए में रखा, एक वैल्यू बी में रखा, नहीं तो सिर्फ एक ही वैल्यू ए में रखा, ऐसे इनपुटिंग होगा, है ना। ठीक। दो कराना चाहते हैं दो में, तो आप लगातार ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तीन में कराना चाहते हैं तो तीन वेरिएबल हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आप अपनी जरूरत के अनुसार से करेंगे, ठीक है। हम अभी दो में इनपुटिंग करा रहे हैं, तो दो का ऐसे लिखिए, ऐसे, ठीक है। तो सी इन जब भी इस्तेमाल होगा तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक। उसी तरह से सी आउट, इन दोनों को प्रिंट करना चाहते हैं तो सी आउट लिखेंगे, और ये इसको बोला जाएगा इंसर्शन ऑपरेटर। जो दो को लेफ्ट देन का साइन आप लगाएंगे ना, ये कहलाएगा इंसर्शन, मतलब ए ऐसे और फिर बी ऐसे, मतलब इन दोनों के वैल्यू को सी आउट करेगा, इंसर्ट करेगा, कहां करेगा? मॉनिटर पे। तो ये मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा, है ना। तो इस ऑपरेटर का ध्यान रखेंगे यार, ये एक्सट्रैक्शन, ये इंसर्शन। तो सी इन हमेशा इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल होता है, और सी आउट हमेशा इंसर्शन ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल होता है। क्लियर? अब हम एक संपूर्ण प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन ये रहेगा कि दो नंबर को इनपुट करना है और उसका सम निकालना है, ठीक। तो लिखेंगे इसी तरह से void main, जैसे सी को लिखते थे, फिर तीन वेरिएबल लेते थे सी के तरह ही, डाटा टाइप वही होगा जो सी वाला है, ऐसे। अब इनपुटिंग के लिए स्कैनर की जगह पर हो जाएगा सी इन ए बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और सी आउट सी। देखिए आपका प्रोग्राम बन गया, लेकिन सी इन सी आउट है कहां? इसके लिए कोई हेडर फाइल भी तो होना चाहिए। कंप्यूटर कैसे समझेगा सी इन सी आउट? व्हाट इज सी इन सी आउट, है ना। तो ऐसे, और इसमें आ जाएगा आईओ स्ट्रीम डॉट एच, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच नाम की हेडर फाइल में सी इन सी आउट है, न कि स्टूडियो डॉट एच में, ठीक है। stdio.h में printf scanf ये सब होता है, क्लियर। तो इसलिए जब भी हम लोग अब C++ का प्रोग्राम बनाएंगे तो हम लोग अब studio.h नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि उसमें C वाला पार्ट है, C++ वाला पार्ट किसमें है? IO स्ट्रीम में है ना। इनपुट और हेलो हाँ मैं बोलिए सर, इसमें डॉट एच लगेगा क्या आईओ स्ट्रीम में? क्या? आईओ स्ट्रीम में डॉट एच लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, क्या नहीं लगेगा। नहीं सर, जैसे देव C++ में जो प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसमें डॉट एच नहीं लगाते हैं फिर भी रन हो जाता है। ये होता है ना कंपाइलर टू कंपाइलर, एनसीसी हो गया या डेव हो गया, ये सब का जो है ना अलग कंपाइलर होता है, ठीक। हम अभी जितने भी ग्रामर सब बता रहे हैं ना, जो टर्बो सी या टर्बो C++ वाला कंपाइलर का बता रहे हैं, जिसमें कि प्रोग्राम ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है, जैसे हम लोग सी में लिखे थे, ठीक। यस सर, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ये, है ना, सब कुछ वैसे ही है, लॉजिक वैसे ही है जैसे कि सी वाला था, थोड़ा सा ग्रामर बदल गया, अब थोड़ा सा ग्रामर आसान हो गया, सी इन लिखते हैं, नहीं तो पहले बहुत सारा लिखना पड़ता था। तो C++ में इसको छोटा शॉर्ट किया गया, नहीं तो पहले स्कैनफ, फिर %d,
M%A, M%B ऐसे लिखते थे, इतना लंबा लिखते थे, है ना। लेकिन अब कुछ परसेंट डी नहीं, ठीक है, कोई M% नहीं, डायरेक्ट C in A B C out C, बस। क्लियर? यस सर। अरे समझे, C in और C out इनपुट और आउटपुट का फंक्शन, ठीक। यस सर। अब प्रोग्राम को, जैसा कि शुरू में बताए थे कि प्रोग्रामिंग एक आर्ट होता है ना, एक कला होता है। तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम को थोड़ा सुंदर मैसेज के साथ लिखें, है ना। तो वो कैसे लिखेंगे? तो देखिए वो ऐसे लिखेंगे, इसी प्रोग्राम को हम मैसेज के साथ बना रहे हैं। सी आउट फर्स्ट नंबर। स्क्रीन को क्लियर करना है, उसके लिए कोई C++ में नया चीज नहीं दिया गया है। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए वही आपको conio.h लगाना पड़ेगा, और यहाँ वही CLRSCR लिखना होगा, ऐसे जैसे हम लोग C में लिखे थे, है ना। अब C आउट एक अच्छा सा मैसेज दे रहे हैं, ऐसे फर्स्ट नंबर। ऐसे ध्यान से देखिए, जैसे C में लिखते थे प्रिंटफ और मैसेज देते थे, अब यहाँ पे लिखेंगे C आउट, है ना, और एक अच्छा सा मैसेज 2 नंबर। तब इसके नीचे लिख रहे हैं C और A और B ऐसे लिखे, है ना। आप चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं, जैसे C आउट इंटर फर्स्ट नंबर और नीचे में लिखे C in A, फिर C आउट इंटर सेकेंड नंबर, फिर लिखे C in B, ऐसे भी तोड़ के आप लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर हम इसको प्रोसेस करा देते हैं एडिशन का, ऐसे, और फिर C आउट और एक मैसेज दे दिए सम इक्वल टू, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर ये वाला ऑपरेटर, तब लिखे C, ऐसे बन गया, है ना। तो अब इस प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको सुंदर हो गया, मतलब कि मैसेज के साथ ये प्रोग्राम अब रन करेगा। क्लियर? यस सर। कोई शक? नो सर। नहीं ना? ठीक है सर क्या हुआ? इंसर्शन एक्सर्शन एक और फिर से बता देते हैं। क्या? इंसर्शन एक्सटर्शन जो था सर। इंसर्शन एक्सटर्शन, है ना, फिर से बताना क्या है, वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये वाला देख रहे हैं ना, ये इंसर्शन ऑपरेटर हुआ जो इस साइड वाला होता है, और ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, समझ गए? एक मिनट।